नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात सिद्धार्थनगर से, जहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तेज रफ्तार कार के पलटने से यह हादसा हुआ। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। शादी समारोह के बाद लौट रहे थे घर ये सभी लोग। बांसी थाना क्षेत्र के रहने वाले सभी लोग बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है सिद्धार्थनगर से, जहां पर सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तेज रफ्तार कार के पलटने से यह हादसा हुआ है। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बातचीत करने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कहां पर हुई है दुर्घटना? कितने लोग सवार थे इस गाड़ी में? जी बिल्कुल, इस कार में सारे 9 युवक थे। एक स्विफ्ट छोटी कार थी, जो स्विफ्ट वीडीआई कार थी। इसमें सभी लोग, क्या नाम है, एक लोकल में ही शादी थी उनके घर के पास में ही। तो बांसी थाना क्षेत्र के स्थान है देवस्थान मलंग बाबा, वहां से ये कार की तेज रफ्तार होने के कारण सीधे तौर पे पलटी है। और रफ्तार इतनी तेज थी कि 30-40 मीटर दूर गड्ढे में जाके गिरी है और कार पलट परखच्चे कार के उड़ गए थे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस कार में टोटल 5 लोग सवार थे और सभी के सब उम्र 20 से 26 साल के बीच में बताई जा रही है। और जो भी मृतक थे, तीनों मृतक सनखर गांव के निवासी थे, जो बांसी के ही थे। जी नीलू। ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो 5-6 लोग सवार थे इस गाड़ी में, बताया जा रहा है 3 की मौत हो गई है, 2 इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। और इटावा से खबर, जहां पर गुरु तेग बहादुर ओवर ब्रिज पर सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। बेकाबू लूटर ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी। ये लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। टक्कर लगने से महिला नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। बाकी 4 घायलों को इलाज के लिए सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। 2 लोग सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस वक्त भर्ती हैं और एक महिला का जिला अस्पताल इटावा में ही इलाज चल रहा है। पुलिस ने लोडर को कब्जे में लिया है। हादसे के बाद लोडर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। लोग के दाहिने पैर में चोट लगा, इसका मतलब दाहिने या तो क्रॉस करते वक्त या तो सामने से आके मारा धक्का, जिससे महिला नीचे गिर गई थी पुल से। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना अंतर्गत तुलसी अड्डा के रहने वाले एक परिवार के लोग शादी में शरीक होने के लिए जा रहे थे उस मोटरसाइकिल से। तो सूचना मुझे मिली लगभग 1 घंटे पहले। वहाँ मौके पे जो है बताया गया मुझे कि किसी गाड़ी से धक्का मारा गया है। बाद में गाड़ी भी जब्त कर ली गई। और इसी पर बातचीत करने के लिए दिनेश शाह इस वक्त इटावा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, कहां पर हुआ है ये हादसा, और सबसे बड़ी बात है जो इस वक्त घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? यह हादसा, दर्दनाक हादसा फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में गुरु तेग बहादुर ओवर ब्रिज पर घटित हुआ है, जब एक मोटरसाइकिल पर 5 लोग जा रहे थे एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए। एक बेकाबू लोडर की टक्कर लगने से यास्मीन नाम की 25 वर्षीय महिला 50 फुट नीचे आकर के गिरी और जिसकी मौका वारदात पे दर्दनाक मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से एक रूबीना को इटावा के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। 3 अन्य घायलों को सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भेज दिया गया, जिसमें साहिल की वहां मौत हो गई है उपचार के दरमियान। अब फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है कि जो लोडर चालक था वो मौका वारदात से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने लोडर को पकड़ लिया है और लोडर चालक और अन्य लोगों की गिरफ्तारी की पुलिस कोशिश करने में लगी हुई है। ये जो दर्दनाक हादसा यहाँ घटित हुआ है, ये पहली दफा इस तरीके का हादसा घटित हुआ है ओवर ब्रिज पर, जिसमें हादसा इतना तीव्र था कि महिला नीचे आकर के 50 फुट नीचे आकर के गिरी है। इससे पहले इस तरीके का कोई हादसा इस ओवर ब्रिज पर घटित नहीं हुआ था। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी केस की सुनवाई होनी है, जिसमें एएसआई से सर्वे समेत कई मुद्दों पर बहस होगी। आज मुस्लिम पक्षकार अपनी बहस जारी रखेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रख सकती है। हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट में 1991 में केस दाखिल किया गया था और अब ये पूरा मामला सीजेएम कोर्ट में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष के वकीलों की दलीलें आज सुनी जाएगी, जिसमें एएसआई से सर्वे समेत कई मुद्दों पर बहस होगी। आज मुस्लिम पक्षकार भी अपनी बहस जारी रखेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रख सकती है। हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट में यह मामला 1991 में दर्ज किया गया था, दाखिल किया गया था।
और योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर लखनऊ में सरकार के मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और दोपहर 1 बजे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने वाले हैं। तो 11 बजे केशव मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सरकार के बड़े मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11 बजे भूपेंद्र सिंह चौधरी की पीसी होगी और वहीं अगर 1 बजे की बात की जाए तो दोपहर 1 बजे जेपीएस राठौर की पीसी होने वाली है। तो सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे ये मंत्री, जनता के सामने रखेंगे कि इन 100 दिनों में क्या किस तरह से सरकार की तरफ से और उनके मंत्रियों की तरफ से अपने विभागों में कामकाज किया गया। और सीएम योगी आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक अहम बैठक करने वाले हैं। शाम को 7 बजे ये मीटिंग होने वाली है जिसमें एसीएस गृह, डीजीपी के साथ साथ तमाम आला अफसर भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा कमिश्नर और सभी जिलों के डीएम, एसपी भी इसमें शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी और इस बैठक में बकरीद, कांवड़ यात्रा, सावन मेले को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। और 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं और इस मौके पर काशी वासियों को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने काशी का दौरा किया और उन जगहों का जायजा लिया जहां जहां पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले सीएम योगी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़े व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारियों को निर्देश दिए। वाराणसी में नई शिक्षा नीति पर 7 जुलाई को पीएम मोदी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी काशी को स्मार्ट स्टेडियम की सौगात देंगे। अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम को हाईटेक बनाया जाएगा। 87 करोड़ की लागत से वाराणसी में संपूर्ण आनंद स्पोर्ट्स स्टेडियम को हाईटेक बनाने की योजना वाराणसी स्मार्ट सिटी ने तैयार की है। इस मल्टी लेवल इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रेमी भविष्य में इंटरनेशनल स्तर के मैच भी देख सकेंगे। मल्टी लेवल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 20 से अधिक इंडोर गेम के लिए कोर्ट बनाया जाएगा। पीएम मोदी स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। स्मार्ट सिटी से एक छोटा सा एक फर्स्ट फेज जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके जो पुराना स्विमिंग पूल है उस जगह पर नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू हो गया है। लेकिन अभी इसका जो है क्लियरेंस और डिसमेंटलिंग वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है। तो पूरी जा करके इसको माननीय प्रधानमंत्री की हाथ से शिलान्यास होगा। उसके बाद जो है फुल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। स्टेडियम में बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अलावा स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, योगा सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रामपुर से, जहां पर गैंगरेप के मामले में ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 जुलाई को युवती का अपहरण कर गैंगरेप का आरोप इन पर लगा है। 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा था। डॉक्टर समेत आरोपियों की तलाश इस वक्त तेज कर दी गई है। थाना सैफनी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 लोगों को ग्राम प्रधान सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर बातचीत करने के लिए विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, पूरी घटना के बारे में जरा जानकारी दीजिए। ये पूरा मामला 3 जुलाई का है। 3 जुलाई की सुबह जो है ये युवती जो है ये अपने गांव में जो है घर के बाहर गोबर डालने के लिए गई थी, जहां से आरोपी की 2 लोगों ने इसका अपहरण करके इसको ले गए और अपहरण के बाद इसको ले जाकर के नशीली दवाई दी, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। तो इसको नशीली दवाई देकर इसके साथ 5 लोगों ने इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी इसको बेहोशी की हालत में छोड़ करके फरार हो गए। वहीं जब पिता को इस जब युवती होश में आई, उसने अपने परिजनों को सारी घटना बताई, तो पिता की तहरीर पर जो है 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 4 नामजद है और एक जो है वो अज्ञात है। जो नामजद है उसमें एक गांव का प्रधान भी है। प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें से एक ग्राम प्रधान और एक युवक को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 328, 365, 506, 376 डी और 3 और 4 अपराध, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। जी ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और मेरठ से खबर है, जहां पर एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिजली विभाग और रेलवे का तार चोरी करने का आरोप थाना
कंकड़खेड़ा इलाके में ये मुठभेड़ बताई जा रही है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिजली विभाग और रेलवे का तार चोरी करने का इन सब पर आरोप है। ये पूरा मामला थाना कंकड़खेड़ा इलाके में मुठभेड़ निकलकर सामने आई है। बातचीत करने के लिए निखिल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, कहां से हुई है इनकी गिरफ्तारी और किस तरह से संलिप्तता थी इनकी? आज मैं आपको बताऊं, वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा गिरोह मेरठ पुलिस ने बस्ट कर दिया है। वेस्टर्न यूपी में जगह जगह हाई टेंशन लाइन चोरी करने का एक काम करते थे। स्पेशलाइज्ड गैंग है जो केवल हाई टेंशन लाइन ही चोरी करता था और करोड़ों का फटका बिजली विभाग और रेलवे विभाग को अब तक ये लगा चुके हैं। करीब 5 घटनाएं इन्होंने कबूली हैं जिसमें करोड़ों का तार चोरी किया गया है और ये गैंग आज भी घटना को अंजाम दे रहा था। तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों पक्षों में मुठभेड़ हुई और वहां पर 3 बदमाशों को गोली लग गई। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने मुठभेड़ की है और वहां पर इन 3 बदमाशों को गोली लगी है जिन्हें पुलिस अब अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जा रही है। सबसे पहले न्यूज 18 इस खबर को दिखा रहा है कि वहां पर ये तार चोरी वेस्टर्न यूपी में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला एक गिरोह है जो हाई टेंशन लाइन चोरी करता है। उसे बिल्कुल, तो एक बड़े गिरोह का निखिल पर्दाफाश किया है और अब सभी के सभी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और जालौन में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी और एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर तैयारियों की जानकारी भी ली। इस दौरान अवनीश अवस्थी ने साफ कहा कि उद्घाटन की तारीख से पहले एक्सप्रेसवे का रूट तैयार कर लेना चाहिए। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है। न्यूज 18 पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का यहां पर लोकार्पण करने वाले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। दिल्ली से दूरी भी बुंदेलखंड के जिलों की कम हो जाएगी। यूपेडा ने तस्वीरें अब जारी की हैं, जो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे महज 28 महीनों में ही बनकर तैयार हो गया, जबकि इसके लिए 36 महीनों का लक्ष्य तय किया गया था। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में योगी सरकार ने करीब 1132 करोड़ रुपए की बचत भी की है। और राजस्थान के अजमेर दरगाह से जुड़े सलमान चिश्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सलमान चिश्ती नुपुर शर्मा का सर कलम करने वाले अपने घर इनाम में देने की बात कह रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। वहीं नुपुर शर्मा के खिलाफ दिए गए बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि जिस तरीके से बयान दिया गया और सर कलम करने की बात कही गई है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिया और कट्टर वदियत की कभी इस्लाम बात नहीं करता। जिस तरीके से बयान दिया गया है और सर कलम करने की बात कही गई है, तो इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया और तशद्दुद की, कट्टरवादियत की कभी इस्लाम ने बात नहीं की। खुद पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का के लोगों ने बहुत तकलीफ़ें दी, बड़ी ज़्यादतियाँ की, मगर कभी उन्होंने पलट करके उनके लिए कोई बद्दुआ नहीं की। और कानपुर से खबर है, जहां पर सीसामऊ के एसपी विधायक इरफान सोलंकी के छोटे भाई फरहान सोलंकी को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इमरान का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने काफी मात्रा में नींद की गोलियां खा ली। तबीयत बिगड़ने पर आनन फानन में उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। परिवार का आरोप है कि इमरान की अपने ससुर से फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने 2.5 करोड़ की मांग की थी और इसी बात से डिप्रेशन में आकर इमरान ने कदम उठाया। कल इन्होंने फरहान ने अपने ससुर से बात की थी। विधायक जी के कहने पे इन्होंने अपने ससुर को फ़ोन मिलाया था कि समझौता कर लिया जाए। तो उनके ससुर की नाजायज़ डिमांड है, 2.5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं उनसे केस वापसी से। स्थिति में इसी से टेंस होकर उन्होंने कुछ नींद की दवाई खा ली है। नहीं, तलाक की तो भी कोई बात नहीं है। उनने ऐसा बयान दिया लड़की के हाथ से कि तलाक दिया, ऐसा कोई ना उन्होंने तक पेश किया है कि उन्होंने तलाक दिया और किसके सामने दिया उस सबको सामने ना। झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पैसा मांगा ये मांगा, जो कि अब वक्त आने पर कोर्ट पर साबित किया जाएगा। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। और संभल से खबर है, जहां पर एक दरोगा की मौत हो गई है। दरोगा अमरपाल सिंह का शव अपने किराए के कमरे में मिला है।
वो बहजोई थाने में तैनात थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरोगा के रिटायरमेंट में सिर्फ 4 महीने बाकी थे। अमरपाल सिंह मूल रूप से बागपत जिले के रहने वाले थे। और वो उत्तर प्रदेश की हूर की परी है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली शिनाता चौहान मिस इंडिया सेकंड रनर अप चुनी गई हैं। वो उत्तर प्रदेश में युवाओं की नई आइकन बन गई हैं। ये है उत्तर प्रदेश की नई ब्यूटी क्वीन। नाम है शिनाता चौहान। 21 साल की शिनाता आज यूपी में यंगस्टर के दिलों की धड़कन बन गई है। शिनाता मिस इंडिया 2022 सेकंड रनर अप चुनी गई है। शिनाता को ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। वे बेहद खूबसूरत तो हैं ही, साथ ही बेहद इंटेलिजेंट भी हैं। मेरा अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ें करी। क्राउन लेना अलग बात है, उस रात परफॉर्म करना अलग बात है, पर सीखना सबसे ऊपर है। तो अनुभव बहुत अच्छा रहा। बहुत लड़कियों से मिली मैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिली, इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट से मिली जिन्होंने अलग अलग कलाएं सिखाई। और जिस वक्त मैं स्टेज पे थी उस वक्त मेरे अंदर 2 भावनाएं थी। एक तो थोड़ी सी उत्सुकता रहती है कि क्या होने वाला है, वो धक धक वाली भावना होती है। और दूसरी थी एक शांति, कामनेस, जिसको बोलते हैं कि मैंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करी। और मेरे पापा ने हमेशा सिखाया मुझे कि आपके हाथ में सिर्फ अपने कर्म करना होता है, रिजल्ट की इच्छा करना नहीं। तो मैंने कहा कि मैं अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे करके आई हूँ। मेरे जितने इसमें था जी जान लगा दिया, अब जो किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। तो मैं वहाँ खड़ी हुई थी, उन्होंने मेरा नाम बोला बस, और मैं बिना कुछ सोचे समझे स्टेज पे चली गई। क्राउन पहना, उस टाइम मतलब फील भी नहीं हुआ, समझ में भी नहीं आई थी क्राउन मेरे सर पे आ गया, जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी साल मेहनत करी थी। ताज होता है और सेटिस्फाइड हूँ बहुत ज़्यादा। बस मैं अभी जो हो गया सो हो गया, उस चीज़ पे कुछ नहीं सोचते, पर जो होने वाला है वो हमारे हाथ में है। तो मैं इस चीज़ का सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहती हूँ अपने ग्राउंड का। बस इतना सोचा हुआ मैंने भी, और पूरा ध्यान स्वयं पे केंद्रित है। शिनाता को संगीत सुनना बेहद पसंद है। वो बहुत अच्छा डांस भी करती हैं। शिनाता अपनी मेहनत पर और टैलेंट पर काफी भरोसा करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बातचीत करने का मुझे बहुत शौक है। बातचीत यानी कि वार्तालाप, और एक स्पोक्स पर्सन मैं बनना चाहती हूँ अच्छी चीज़ों के लिए, जो आगे जाकर के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से बात करें, लीडरशिप रोल में बात करें और अवेयरनेस जगाए अपने देश में। और मैं कलाकार हूँ बहुत अच्छी, मैं काफ़ी अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर लेती हूँ। पढ़ाई लिखाई में तो जैसे बहुत ही अच्छी रही, बहुत दिमाग बहुत अच्छा था। पढ़ने का भी बहुत शौक है, किताबें पढ़ती रहती हूँ, अपने ऊपर काम करती रहती हूँ मैं। और अपने गर्म स्वभाव कुछ का ऐसा कुछ नहीं है। मेरा स्वभाव बहुत, जिसे बोलते हैं फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ स्वभाव है मेरा। कभी किसी बात पे गुस्सा आता है? पता नहीं, एक ही चीज़ रही है। मतलब मैंने एक्टिंग थिएटर करा है, तो सब इमोशंस वहाँ व्यक्त कराते हैं, नवरस बोलते हैं उस चीज़ को। कभी खुशी, कभी गम, 7, 8, 9 होते हैं। गुस्से में मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती थी। मैंने कहा मुझे गुस्सा करना आता ही नहीं, मतलब गुस्सा होता क्या है। एंकरिंग्स, बोलना चालना, जहाँ जहाँ मुझे कम्युनिकेशन की नीड लगेगी वो करना है। प्लस मैं अपने सोशल वर्क, एजुकेशन, उस पर एक पर्पस प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ गवर्नमेंट की सहायता के साथ, कि जिसमें मैं एजुकेट कर सकूं काफ़ी सारे लोगों को, और उसी चीज़ को मैं आगे भी लेके जाना चाहती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है अपनी ज़िंदगी में, 1 बाय 1 होंगी, एक के बाद एक होंगी। का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे उनके माता पिता का बड़ा रोल है। उन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन मैंने इसलिए चूज़ करा कि ये सबसे पास था जो मुझे करना था। आप भी कैमरा पे हैं, मैं भी कैमरा पे हूँ, चाहे मैं यहाँ पे मिस इंडिया की तरह बैठी हूँ, चाहे आप जर्नलिस्ट की तरह बैठे हूँ, और आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ, तो सब काम तो आसपास का ही है। इसलिए मैंने इस कोर्स को चूज़ करा। और क्या आप स्टार बनना है, तो ये सब बातें जो भी करनी है, तो ये सब मैच करता है कम्युनिकेशन। प्लस मैं एज ए इंसान बहुत ही ज़्यादा सोशली रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, और मुझे चीज़ें को जानना, क्या चल रहा है, ज्ञान लेना बहुत पसंद है। और जर्नलिज्म मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्ञानी होते हैं, सब पता होता है ना दिन दुनिया में क्या चल रहा है, तो उनके अपने ओपिनियंस होते हैं। तो मेरे भी खुद के बहुत अपने ओपिनियंस हैं चीज़ों को लेकर के। शिनाता को फेमिना मिस इंडिया में पहले नंबर पर ना आने का कोई दुख नहीं। उनका कहना है कि वो हमेशा भविष्य की ओर देखती हैं और वो देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।